अच्छा, चलिए लग गया था पता भी। या तो फिर मेरे पढ़ाने में फर्क होगा या फिर आपके पढ़ने में फर्क होगा, एक ही बात हो सकती है, जारी बात है थ्योरी के। उसमें और तो कोई ऑप्शन होता नहीं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, इसमें ये अभी पता चल जाए। ले बेटा, ये तो मेरा ख्याल है सादी सी बात है कि इनको भी हम तफ्तीश पे करेंगे जो भी। कहता है कि ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर आपको याद हो, कोई 6-7 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर वगैरह। उसके बाद ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करना लोगों तक, जहां पे भी कोई डाटा पड़ा हो, कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हो। ठीक हो गया, बिल्कुल शाबाश मेरे बच्चों। ये मेरा ख्याल, ये फरूक एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमने किया उसमें, देख लीजिए। क्योंकि उस वक्त ना पता नहीं आई क्या, ये जो पेपर बनाता था तो उसको पैसे कम देते थे। वो हर दूसरी टाइम में मिलते जुलते सवाल ही हैं। इनमें फर्क नहीं है इतना। जो 11, 12, 13 में जो सवाल आए, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारा वो पिछले ही सवाल कॉपी करके दे दिया करता था। लेकिन बहर कह रहा है कि कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। इसी तरह सवाल बनाएगा मेरे बच्चे कि कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक बता दें कि इन लोगों की अपॉइंटमेंट मेरे बच्चे वो सही है कि नहीं। कह रहा है कि Farooq and co-chartered accountants has received an offer to be appointed as external auditor of Ibrahim Gas Company, EGC. The firm is indebted to the company as it has not paid the last 2 months bill amounting to rupees 4,860 रुपए। 90 दिन, क्योंकि 2 महीने जाहिर बात है कि अगर वो 90 दिनों तक इंडेप्टेड हो तो फिर वहां तक तो अलाउ थे, वो क्वालिफाइड हैं। लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा मेरे बच्चे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे। और अगर हम अज्यूम कर लें यहाँ पे अमाउंट होती 1 मिलियन से ज्यादा, तो फिर ये जो इंडेप्टेड हैं, अगर इसकी अमाउंट होती मान लो कि 2 मिलियन, तो फिर हाँ शाबाश मेरे बच्चे, इन चीजों को दिमाग में रखना। वो तरह तरह से आपको तंग करेगा। वो क्या करेगा, इस तरह की ये जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज वगैरह होंगे ना, या ये कह ले ये जो यूटिलिटी के ड्यूज होंगे, वो इसको हो सकता है कि 1 मिलियन से ज्यादा कर दे पेपर के अंदर। और वो हो 60 दिनों का, इसी तरह 2 महीने का लिखा हो, लेकिन अमाउंट उसकी 1 मिलियन से बढ़ा दे। इस तरह कई बच्चे कंफ्यूज कर देंगे कि शायद अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा हो गई तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा कि यहाँ पे अमाउंट चाहे अरबों क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 90 दिन तक का अगर ड्यू है तो मेरे बच्चे इंडेप्टेड कंसीडर नहीं होगा। करेंगे आफ्टर 100 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन द डायरेक्टर ऑफ रहमान लिमिटेड डिसाइड टू अपॉइंट मिस्टर शाहिद एज द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। गौर करना मेरे बच्चे कि 100 दिनों के अंदर डायरेक्टर ऑफ रहमान लिमिटेड ने डिसाइड किया है टू अपॉइंट मिस्टर शाहिद एज कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मिस्टर शाहिद वाज एम्प्लॉयड बाय आरएल बिफोर द ही स्टार्टेड हिज ऑन प्रैक्टिस। ये जो जिस बंदे को अपॉइंट करने जा रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट से पहले वो इसी कंपनी में जॉब भी करता है। शाबाश, पहले तो सर 90 दिनों तक हमने करना था, अब 90 दिन गुजर गए, अब ये लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, अब कमीशन अपॉइंट करेगा। और दूसरा मेरे बच्चे, हाँ क्योंकि देखें अभी इनकारपोरेट हुए हुए सिर्फ उसको 90 दिन हुए हैं। उन्हीं 90 दिनों के अंदर ही उस बंदे ने वहां पे नौकरी की है, उसको छोड़ा है। इसका मतलब ये तो पक्की बात है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं। क्या यहाँ पे 2 साल 3 साल इस तरह चले, मान लो ये एसएससीपी वाला मामला ना आता कि 90 दिन गुजर गए हैं, अगर वो ये ऐसे कहता कि कंपनी इनकारपोरेट हुई है 2 साल पहले, और और वो कंपनी सोच रही है कि हम मिस्टर शाहिद को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर लें, और मिस्टर शाहिद इससे पहले यहाँ पे नौकरी कर चुका है, तो हमें फौरन से समझा, उसने नहीं दिन बताए, नहीं उसने साल बताया कि कब उसने नौकरी की थी, लेकिन हमें कम से कम पता चल जाएगा बने ही 2 साल हुए हैं या 3 साल तक भी बने हो, तो हम मेरे बच्चे अज्यूम कर सकते हैं कि अभी वो बंदा एलिजिबल नहीं। द डायरेक्टर ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सैयद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस होल्ड 1000 शेयर इन द सब्सिडरी ऑफ एफएल। बिल्कुल मेरे बच्चे, फिलहाल तो जाहिर बात है ये डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, एक तो डिस्क्लोज करें और फिर 90 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दें। अब मेरे बच्चे याद करें, हमने यहाँ पे ये असूल अभी दोबारा सुन लें, आप लोगों को खैर पहले ही पता होगा। हमने डिस्कस किया था वो ऑडिटर खुद के पास, या उसके स्पाउस, या माइनर चिल्ड्रन के पास, या फर्म में से किसी भी पार्टनर के पास। फर्म में से देखो ये चीजें ना, आज जब ये सवाल करेंगे तो यकीन कर लें ये सवाल ही हमें सही से गाइड करते हैं कि हमने आगे जाके किसको कैसे करना है। तो फर्म में से किसी भी पार्टनर के पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हों, उसकी होल्डिंग के शेयर्स हों,
उसकी सब्सिडरी के शेयर्स हो या उसकी एसोसिएट के, यानी कि लंबी चौड़ी डेफिनेशन उसने दे दी, लेकिन हो बंदे यही जिनके पास शेयर्स हो। इनके अलावा अगर किसी के पास भी शेयर, क्योंकि आगे वो एक बड़ा अजीब सा पंगा होगा, जब आगे सवाल देगा वो कहेगा ये जो इसकी सपोज थी, इसने शेयर्स मान लो कि अपने देवर को भेज दिए। अजीब सी बात होगी ना, अगर से वो लफज वहां पे देवर नहीं बोलेंगे, वो कोई और लफज बोल देंगे, हैं कि अपने हस्बैंड के भाई को भेज दिए हैं राणा, क्योंकि वहां उनको क्या पता दरानी जेठानियां क्या होती हैं, लेकिन फिर भी। तो उसने क्या किया, ये जो शेयर बेच दिए उसने 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन बेचे किसके, अपने देवर को। अब बताओ क्या ये एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए? क्यों? हाँ, बस इन लोगों के पास शेयर्स ना हो। अच्छा, इसने अपने शेयर्स बेच दिए अपने बेटे को, और बेटा अभी अभी ग्रेजुएशन करके आया लंदन से, फिर वो मेजर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसने अभी शेयर भेज दिया अपने बेटे को, वो मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं। जाहिर बात है, ये मेरे बच्चे इन चीजों को दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जाके वो इस तरह कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि फिर लगेगा आपको शेयर तो अभी भी घर में पड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ये बंदे एलिजिबल नहीं। लेकिन वो तो आपके डिपेंड करेगा कि आपने कानून को कितना पक्का किया है। लिबड़ा नेक्स्ट देखिएगा। तो कोई लेना था मैंने उसको, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अगर तो अपॉइंट हो गए थे पहले, जैसे ही उसने वाइफ को वो किया, क्योंकि याद करें हमने डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, हमने देखना है कि सारे का सारा क्या लीगली आप अपॉइंट हो सकते हैं, और ये डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के बाद आ जाए तो हमने डिस्कस किया था फौरन से ही आप मान लो कि आपने अपनी यानी कि उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि डायरेक्टर ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 4.5 मिलियन हैव अपॉइंटेड मिस्टर दाऊद टू एक्ट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अभी तक यहाँ तक तो फिलहाल हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि अभी क्या बोला उसने, तो मिस्टर दाऊद को अपॉइंट कर लिया, इट्स ओके। प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 4 मिलियन से ज्यादा है, फिर भी कोई इट्स ओके। कहते हैं मिस्टर दाऊद हैज बीन अवार्डेड ए डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आई कैप की तरफ से उनको एक डिप्लोमा मिला हुआ। इस तरह का याद करें, कोई मिलता जुलता सवाल शायद हमने लास्ट वीक जब पढ़ रहे थे सिलेबस के दौरान भी कोई डिस्कस किया था। कह रहा है एंड हैज कंप्लीटेड द मैंडेटरी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम ए लीडिंग फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मान लो कि उसने फर्गूसन से अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर रखी है, तो बताएं कोई दिक्कत है? मेरे बच्चे पक्का करके बताना है। हाँ, हम वहां पे इस तरह सोचेंगे फिर तो काम खराब हो जाएगा। है बड़ा वाजे हमने कानून पढ़ लिया था कि ऑडिट करने के लिए, अब देखो आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी खाली काफी नहीं है, उसके लिए आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस होना जरूरी है। तो मेरे बच्चे इसलिए क्योंकि इनके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ही नहीं है, तो ये बंदे अपॉइंट नहीं हो सकते, अगरचे वो प्राइवेट कंपनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि और फिर आगे उसको ये भी बताना है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है और इसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है, तो ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, और वो भी वो जिसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस होगा। नोएडा कहता है कि ऑल डायरेक्टर ऑफ हुसैन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द कंपनी हैज रिसेंटली received an offer for appointment as external auditor of Masood Private Limited, which has paid up share capital of rupees 1 million। यानी कि फौरन से ध्यान रखना कि ऑफर किसको, क्योंकि मेरे बच्चे पेपर में हम थोड़े से होते हैं परेशान वहां पे माजरत के साथ, उस परेशानी के अंदर हम ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते। जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो वो सारा पेपर एक्चुअली हमें आता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन 3 घंटों में सारी दिक्कत होती है। वहां पे नर्व्स को एंड कंट्रोल पे रख के बड़े सुकून से पढ़ना है। और एक एक बात वैसे ही याद रखिए, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, बिलीव मी, खुदा ना खासा अगर आपको नहीं आता तो फिर किसी और को भी नहीं आता। तो ये इस बेस पे कम से कम सोचा करें कि भाई अगर ये यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है ना, तो जरा थोड़ा सा मुंडी घुमा के देखें, कहीं सेंटर के अंदर सारे बैठे हुए अगर तो उसी क्वेश्चन पे हो तो कहीं सोच ही रहे हो कि करना क्या है। लेकिन बहर अच्छे बच्चे वहां पे ज्यादा नहीं फिर सोचते, शुरू के अंदर फिर आसान सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी जल्दी आसान कर लें, और फिर बाद में उसको मुश्किल कर लें, दोबारा सोचें मुश्किल इसके ऊपर, वैसे भी उस वक्त तक याद आ चुका होता है। खैर, तो इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये कंपनी है और लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ऑडिट हो ही नहीं सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तो है। अगर ऑडिट हो, जो भी हो, एक्सटर्नल ऑडिटर मेरे बच्चे वही होगा जो जो यानी कि इंसान हो विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। और वो इंसान भी कौन सा बोला, चाहे यहाँ पे सीए हो चाहे एसीएम में हो, लेकिन मेरे बच्चे हो वो मान लो कि जिसके पास कोई प्रैक्टिस का लाइसेंस ले बेटा। कह रहा है कि कमेंट इन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर इस तरह भी बात करते तो परेशान नहीं हो जाना वहां पे, पक्की बात। ये ये मरूज शमरूज सारे हमने कर लिए, चलें नेक्स्ट चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मेरे, लिस्ट 3 रीजन
व्हाई ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। याद करें, मैंने कहा था कि मेरे इस तरह के वो सवाल बात का अगर पूछ ले तो कोई परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन वाली ही बातें इसको बता दीजिएगा। ये वही है मेरे जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जजमेंट बेस पे बनाई होती हैं, फिर ऑडिटर भी जजमेंट ले रहा, जजमेंट बेस पे उसका ऑडिट कर रहा होता है। फिर ऑडिटर सारी चीजों को चेक नहीं करता, सैंपल देख रहा होता है। फिर टाइम एंड कॉस्ट के इश्यूज होते हैं। फिर वहां पे मेरे बच्चे इंसानों ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती है और इंसान ऑडिट कर रहे होते हैं, इंसानों से गलती हो सकती है। और फिर वहां पे टाइम एंड कॉस्ट के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारा मेरे बच्चे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं। ले बेटा, कहता कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। कहता है कि जमान इज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड होल्ड 5,000 शेयर्स इन मर्दान लिमिटेड। हिज फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ खानेवाल लिमिटेड। यानी कि देखो, जमान एक फर्म का पार्टनर है और उसके पास जो शेयर्स हैं वो मर्दान लिमिटेड के 5,000। कहता है कि उसकी फर्म को जो ऑफर रिसीव हुई है अपॉइंटमेंट के लिए वो हुई है खानेवाल लिमिटेड से। अभी तक तो जाहिर बात है कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, क्योंकि एमएल के पास शेयर्स हैं और ऑफर रिसीव हुई है खानेवाल लिमिटेड से। अगली बात देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है एमएल एंड केएल आर सब्सिडरीज ऑफ डेरा खान लिमिटेड। लेकिन वो मेरे बच्चे क्या है, वो डेरा खान लिमिटेड की सब्सिडरीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे बच्चे आप पहले तो ये हैं आपस में क्या, दोनों कंपनी, ये दोनों कंपनी आपस में कुछ है इनका ताल्लुक? क्योंकि अगर हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर दो या दो से ज्यादा कंपनी अंडर सेम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये जो डेरा खान लिमिटेड है मेरे बच्चे, ये होल्डिंग है, इसकी दो सब्सिडरी हैं, एमएल और केएल। अगर ये दोनों की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास है, वो डेरा खान लिमिटेड के पास है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट हैं। और याद रखें, हमने डिस्कस किया था, एक कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट के आपके पास शेयर्स हों तो फिर आपने वही तरीकाकार बताना है जो मेरे बच्चे हम डिस्कस करके। और फिर एक और असूल हमने नीचे भी जाकर डिस्कस किया था, अगर एक बंदा एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग और सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाई होता है। कुछ इस तरह की भी मेरे बच्चे, बिल्कुल। खैर ये मेन जो एसोसिएट वाले के लिहाज से बता दें, ये ज्यादा बेहतर है। जोड़ा कहता है कि बिलाल एंड कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ आईजेके लिमिटेड। द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 990 मिलियन, वेयर एज इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज रुपीज 130 मिलियन। अब देखना मेरे बच्चे, एक तो जब ये इस तरह रुपीज में चीजें बता रहा हो आपको, कैपिटल की अमाउंट बता रहा हो, तो जाहिर बात है ये वैसे अमाउंट बता रहा है भी, शेयर्स का हमें फिलहाल नहीं पता। यानी कि यहाँ पर भी उसका जो पेड अप कैपिटल 990 मिलियन है। अब मेरे बच्चे शेयर्स कितने हैं फिलहाल हमें वो तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कहीं अमाउंट का तो है नहीं। यहाँ पे तो रौला जो है वो शेयर होल्डिंग का है, कितने परसेंट शेयर होल्डिंग हो। कह रहा है कि वेयर एज इट्स शेयर ऑनली शेयर कैपिटल उसके 130 मिलियन के हैं। द वाइफ ऑफ ए पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज ए, यानी कि इन्हीं पार्टनर बिलाल एंड कंपनी उनमें से किसी की वाइफ इज ए डायरेक्टर इन एलएमएन लिमिटेड विच होल्ड्स 50 मिलियन नॉन वोटिंग शेयर्स एंड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन आईजेके लिमिटेड। अब मेरे बच्चे जरा देखिए, जरा थोड़ा सा इसको बनाइएगा। अच्छा, वहां पे भी लेड पेंसिल साथ रखिएगा, अगर हो तो थोड़ा बहुत आई मीन रबर भी साथ होनी चाहिए, हल्का सा मेरे बच्चे करके। वो इतना, अगरचे वहां पे उन्होंने क्या रखा होता है ना करें, लेकिन अगर आप उसको कर लेंगे समझने के लिए, वो है कभी हुआ नहीं उन्होंने कोई पेपर के ऊपर नहीं करना, बस कोशिश ये करनी, क्योंकि हम बथेरा कुछ करते हैं आज तक। अब हमें तो कभी किसी ने वो इतना ने वो नहीं, क्योंकि समझने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, उनको पता है एक बच्चा नहीं, अल्लाह माफ करे, वो उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी वैसी जो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है या किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है या किसी की तरफ देख रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो इतने जालिम नहीं लोग वहाँ पे, बड़े समझदार लोग खड़े होते हैं, वो ये नहीं होते। और मोस्टली वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनको भी पता होता है कि बच्चे एक बेचारे मेहनत करके चीज़ है, बड़ी कॉमन सेंस है। खैर, तो अज्यूम कर ले मेरे बच्चे, ये बिलाल एंड को है, कह रहा है इसको रिसीव हुई ऑफर आईजेके से, आईजेके से इसको ऑफर रिसीव हुई। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 990 मिलियन, इसका 990 मिलियन इसका शेयर कैपिटल। उसमें से जो मेरे बच्चे इसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो है 130 मिलियन। कहते हैं कि फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल, यहां से किसी की वाइफ है फरियाल, इज ए डायरेक्टर इन एलएमएन लिमिटेड, वो एलएमएन लिमिटेड में डायरेक्टर है, एल एम एन लिमिटेड में डायरेक्टर है, यहां पे डायरेक्टर है।
विच होल्ड्स, अब ये किसकी बात कर रहा है? ये उसकी वाइफ की बात कर रहा है या कंपनी की बात कर रहा है? अब जरा गौर करनी है मेरे बच्चे, आपने कहता है कि फरयाल द वाइफ ऑफ ए पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज ए डायरेक्टर। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, विच तो फिर वो उसको हाँ, तो मेरे बच्चे इसलिए गौर रखनी है क्योंकि इस चीज से चीजें खराब हो गई कि कहता है कि बिलाल एंड कंपनी इज अ डायरेक्टर इन एलएमएन लिमिटेड और विच होल्ड्स 50 मिलियन। अब ये कंपनी की बात कर रहा है कि उसके पास 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं किसमें, आईजीके लिमिटेड में 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। अब यहाँ पे शेयर्स की बात हुई, यहाँ पे कैपिटल की बात नहीं हुई। कह रहे कि फरयाल आसो होल्ड 10,000 शेयर। ये जो फरयाल है इसके पास 10,000 शेयर्स हैं एलएमएन के, डायरेक्टर भी है, उसके पास एलएमएन के 10,000 शेयर्स भी हैं और एलएमएन के पास 2 मिलियन वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं जबकि 50 मिलियन नॉन वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं। अब जरा मेरे बच्चे मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ, हालांकि कोई थोड़ी सी शक्ल हमने बनाई है, क्या इसकी कोई थोड़ी बहुत समझ आ रही है? बिल्कुल ओवर कंपनी की है वो, जो बात हो रही थी वो शेयर होल्डिंग की। सोचो, क्या ये अपॉइंट हो सकती है बिलान एंड को ऑडिटर ऑफ आईजेके लिमिटेड? चलें जरा सोचें, ले बेटा, अज्यूम कर लें पहले तो जो नॉन वोटिंग शेयर्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता, ये तो आपको पता है ना। वो कहता है कि एलएमएन के पास शेयर्स हैं आईजे के 2 मिलियन, ऐसे ना मेरे बच्चे? क्या उसने बोल रखा है द टोटल पेड अप कैपिटल जो भी है उस कंपनी का, ये आईजे का वो सारा बताया उसने। उसने कहा कि मिलियन ऑर्डिनरी शेयर सारा कुछ बता दिया। कहता है फरयाल द वाइफ ऑफ पार्टनर एंड बिलाल इन बिलाल एंड कंपनी इज ए डायरेक्टर इन एलएमएन लिमिटेड विच होल्ड 50 मिलियन। अब एलएमएन के पास कितने शेयर्स हैं? 50 मिलियन नॉन वोटिंग शेयर प्रेफरेंस शेयर और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आईजी के। अब मेरे बच्चे 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स को तो इग्नोर कर दें क्योंकि वो नॉन वोटिंग राइट्स है, ये तो कुछ भी नहीं बना। अब बात आ गई 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अब मेरे बच्चे इसके 130 मिलियन इसका पेड अप कैपिटल था। अगर आप देखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इसका कितना था, 130 मिलियन। और आगे जरा मजीद देखिएगा, कहता था पार वैल्यू ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ शेयर इज ₹10 ईच। ये जो ऊपर आपने वो दे रखा है कैपिटल, उसमें जो शेयर्स की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। आप ऐसा करें मेरे बच्चे, ये जो 130 मिलियन है पहले तो इसको 10 पे डिवाइड करें और इसको नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करें। कितने हैं ये? 2 डिवाइडेड बाय ये जो भी जवाब है, 2 डिवाइडेड बाय 13 करें, 2 मिलियन ना उसके पास शेयर मेरे बच्चे, परसेंटेज निकालने। पक्की बात, आपने 130 को पहले डिवाइड किया 10 में, 13 कह रहे हैं आप लोग, उसको 2 डिवाइडेड बाय 13। बेटा 2 मिलियन शेयर है ना उनके पास, परसेंटेज आप जैसे निकाल दो वो निकाल लो, मैं परसेंटेज ऐसे निकाल लिया करता था, 15 पॉइंट समथिंग। तो 15 पॉइंट समथिंग मेरे बच्चे कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग आ रही है एलएमएन की, किसमें, आईजे के। और आपस में दो कंपनीज को एसोसिएट होने के लिए 20% शेयर होल्डिंग चाहिए होती है। दो कंपनीज जो आपस में कब एसोसिएट होते हैं, लाजमी बंदों के लिहाज से ही। अगर मान लो कि सीएफई की आई कैप में 13% शेयर होल्डिंग है तो सीएफई और आई कैप का कोई ताल्लुक। अगर सीएफई की आई कैप में 20% शेयर होल्डिंग है तो सीएफई और आई कैप दोनों आपस में एसोसिएट है। अगर सीएफई की आई कैप में मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है तो फिर सीएफई आई कैप की होल्डिंग है। अगर तो 20% से लेके 50% तक अगर एक कंपनी के दूसरी कंपनी में शेयर्स हो तो मेरे बच्चे ये कंपनीज को आपस में एसोसिएट बनाते हैं। अगर 20% से कम हो, जैसे मान लें कि मेरे मेरे सीएफई में 15% शेयर्स हैं तो मैं और सीएफई रिलेटेड पार्टी हैं लेकिन आपस में एसोसिएट नहीं। लेकिन अगर मेरे बच्चे सीएफई में मोर देन 20% शेयर हो तो मैं सीएफई के साथ एसोसिएट हूँ। तो ये याद रखिएगा, दो कंपनीज या कोई एक बंदा या एक कंपनी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं 20% से लेकर 50% तक शेयर होल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंपनीज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ना एसोसिएट वाला ना होल्डिंग या सब्सिडरी वाला। और यहाँ पे जो उसकी वाइफ है उसका जो लेना देना था वो एलेवन के साथ था और एलेवन का कोई ताल्लुक नहीं बन सका आईजे के साथ। इसलिए मेरे बच्चे उनकी जो अपॉइंटमेंट है आईजे के वो बिल्कुल वैलिड है। उसमें हम कहेंगे वो क्वालिफाइड है, वो अपॉइंट हो सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर है या वो नॉट डिस्क्वालिफाइड है।
तो इस तरह के अल्फाज हमने, तो आप जब आंसर देखेंगे वो 3 तरह के अल्फाज मोस्टली बोलेगा कि वो क्वालिफाइड हैं, वो नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं है, यानी कि वो नॉट डिस्क्वालीफाई है, और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर है, यानी कि बिल्कुल मुनासिब है। ले बेटा, नेक्स्ट देखिए, कहता है कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी एक्ट 2017 बोल दे या ये बोल दे, मोस्टली मेरे बच्चे आपने कंपनी एक्ट के लिहाज से सोचे। कहते हैं कि वकार इज ए पार्टनर इन सोहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर द ऑडिटर्स ऑफ वसीम लिमिटेड फॉर द ईयर 2011। Akib, who was a partner of Wakar in 2008 in his food business, has recently been appointed as a director of Wasim Limited. क्या ना क्या चाह रहा है मेरे बच्चे, ये वकार सोहेल एंड कंपनी है, सोहेल एंड कंपनी है, उसमें वकार पार्टनर है। हुआ था ऑडिटर ऑफ वसीम लिमिटेड, ये जो फर्म है ये वसीम लिमिटेड की ऑडिटर है। आकिब हु वाज ए पार्टनर ऑफ वकार, आकिब इस वकार का कोई पार्टनर था 2008 में। ये सवाल आया था मेरे से 2012 के अंदर, जाहिर बात है शायद वो बहुत ज्यादा तो नहीं बता रखा, लेकिन ये देखे ऊपर, हु आर द ऑडिटर ऑफ लिमिटेड फॉर द ईयर 2011 के लिए, तो 2008 में वो क्या थे, आपस में बिजनेस पार्टनर थे। हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, ये जो आकिब है उसको डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है वसीम लिमिटेड के अंदर। अब वो कह रहा है कि जरा बताएं क्या ये जो क्या नाम है इसका, सोहेल एंड को, क्या वसीम लिमिटेड की ऑडिटर बन सकते हैं? अगर सिचुएशन आप मेरे पास से दोबारा सुनिए। सोहेल एंड को फर्म है, उस फर्म में अभी अभी कोई बंदा पार्टनर है, चलो मान लो कभी भी पार्टनर है, एक पार्टनर है वकार, वकार का एक बंदा था बिजनेस पार्टनर 2008 में जिसका नाम है आकिब। आकिब को उस फर्म ने डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है, जिसमें ये जिसकी जो ऑडिटर है वो सोहेल एंड को है, जिसमें वकार भी पार्टनर है। क्या सोहेल एंड को वसीम लिमिटेड का ऑडिट कर सकती है? और याद रखें मेरे बच्चे, वो जो 3 साल का था, वो कंपनी में से अगर कोई बंदा जा रहा था, कंपनी में से, कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर, या देखो ये जो आकिब है, ये मेरे बच्चे इस वकार के साथ किसी बिजनेस में पार्टनर, जबकि मेरे बच्चे इवन देन अगर हम आज भी देखें, पहले नंबर पे तो आज भी इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये जो 3 साल की मुद्दत वाला रूल अप्लाई होता था, ये उस कंपनी के अपने डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होता था कि अगर आज या पिछले 3 सालों में अगर वो इन पोजीशन पे रहे, वो हमारे ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन याद करो, हमने एक सिचुएशन डिस्कस की थी कि अगर यहीं से ये बंदा, अगर ये जो वकार है वो यहीं पे वो कर रहा होता, कोई एम्प्लॉयमेंट होती है उसकी, यहाँ पे चलो मान लो ये वो वकार का इस कंपनी का डायरेक्टर है, अज्यूम कर लें अभी, हम सिचुएशन बना लेते हैं ताकि इस चीज थोड़ी सी हम समझ लें। वकार इस फर्म का पार्टनर भी है और इस कंपनी का डायरेक्टर भी। अब मेरे बच्चे ये कंपनी का इसकी ऑडिटर पॉइंट हो सकती है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो बंदा डायरेक्टर है उसमें, और डायरेक्टर खुद तो नहीं। अगर वो एक क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हुआ तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई। अब अगर ये यहां से छोड़ दे, क्या मेरे बच्चे अब ये फर्म अपॉइंट हो सके? हम कहेंगे फिर भी नहीं। फर्म तो जाहिर बात है कि अब अभी अभी भी वो डिस्क्वालीफाई है, और अगर वो डिस्क्वालीफाई तो उसकी फर्म भी। मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चे? अब मेरे बच्चे, लेकिन अगर ये बंदा किसी और कारोबार में, वो फर्म नहीं है, किसी और कारोबार था इसका, और उस कारोबार में अगर कोई बंदा इसका मेरे बच्चे पार्टनर हो, तो ये इसका अगर ये आज यहां से छोड़ देता है, अज्यूम कर लो, हमने डिस्कस किया था, ये बंदा फौरन से उसका ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये 3 साल वाली मुद्दत वाला रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर भी इसी तरह की सेम सिचुएशन है। ये जो आकिब है, आकिब उसका किसी और बिजनेस में पार्टनर था, जैसे ही मेरे बच्चे उसने ये जो आकिब है, आकिब हु है वाज ए पार्टनर इन 2000 हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड, क्योंकि वो किसी और बिजनेस में पार्टनर था। अब वो अगर इस कंपनी का डायरेक्टर है तो मेरे बच्चे ये फर्म उसके लिए ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि इनका ऐसा वो ताल्लुक है ही। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन बहुत कहता है कि अलीम आसफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुल लिमिटेड। कमाल हु इज ए पार्टनर इन आसफ, जो एएसी कर लो, हेल्ड 5,000 शेयर इन गुल लिमिटेड। यानी कि कमाल एक पार्टनर है, ये तो सादी सी, हाँ यहाँ पे मैं भी कोई इतना सादा नहीं, आगे देखिए।
कहते विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिफ्टेड द शेयर टू हिज सन कामरान हु इज ए मैनेजर इन, उसी कंपनी के अंदर वो मैनेजर भी है। अब थोड़ा सा उसने अजीब सा तो देखिएगा, कहता है AAC चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, वो एक्सेप्ट कर ली उसने अपॉइंटमेंट GL की अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली इन्होंने। और उसने उसे कहा कि उनका एक पार्टनर है, नाम उसका कमाल इनका एक पार्टनर है, और कमाल के पास इस GL के 5000 शेयर थे। अब जाहिर बात है उसने क्या कर दिया, उसने 30 दिन के अंदर उन शेयर्स को आगे गिफ्ट कर दिया है किसी अपने बच्चे कामरान को। और मेरे बच्चे जो कामरान है वो इसी फर्म के अंदर, इसी कंपनी के अंदर वो मैनेजर भी है। सॉरी, अच्छा, माजर मैं कंपनी GL, ठीक हो गया। दोबारा। तो AAC का एक पार्टनर में बच्चे कामरान नहीं, कमाल एक तो दोनों के हैं बेशर्मों ने, मतलब कमाल। और कमाल ने मेरे बच्चे, उसके पार्टनर ने क्या कर दिया, अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए अपने बेटे कामरान को, और कामरान मेरे बच्चे वो मैनेजर है उसी फर्म के अंदर। अब जरा देखिएगा मेरे बच्चे, क्या अब ये जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है कि नहीं? मेरे बच्चे अभी भी हमारी फर्म के किसी बंदे के पास शेयर हैं। हाँ, ये असूल पक्का करके दिमाग में रखना है मेरे बच्चे, कि उस पार्टनर, यानी कि अगर किसी बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है उसके पास या उसकी फर्म के किसी भी पार्टनर के पास हो, तो पार्टनर मतलब वहां पे पार्टनर है, उसके अलावा पार्टनर के अलावा जो मर्जी ओहदा बोल दे, आपने उस पर मेरे से तवज्जो नहीं देनी, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून में एक लफ्ज लिख देना, मैं कह रहा हूँ वहां पे कौमे के भी रोले होते हैं मेरे बच्चे। जब उसने पार्टनर बोला तो हम कहेंगे पार्टनर के पास शेयर तो नहीं ना, अब उसके मैनेजर के पास है। और अब लेकिन अगली बात नहीं बतानी है, एक तो जब वो क्योंकि उस वक्त शेयर्स उनके पास थे जब अपॉइंटमेंट हो रहा था, उसे, हाँ उसे 30 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ किया। इसलिए ये बातें भी उनको बता देनी है कि जब ये एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त इनको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था। और फिर इनकी जो 30 दिन के अंदर बेचना बिल्कुल सही अमल है, इन्होंने 30 दिन के अंदर बेच दिए। और अब क्योंकि ये उस फर्म के मैनेजर के पास है, ना कि किसी पार्टनर के पास, तो और ये जो बच्चा है ये वैसे भी मेजर है, तो ये सारी बातें मेरे बच्चे बताएंगे ताकि उसका कोई सवाल ना रह जाए और उसको सारी बात आपकी समझ आ जाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहता है कि साजिद हमीद and company chartered accountants are the auditor of Mir Hassan Limited. Kashif is a senior manager in SHC and is being promoted as a partner. लो भैया, SHC में एक फर्म है, ये ऑडिटर है MHL की, और काशिफ एक सीनियर मैनेजर है SHC में, और अब इसको प्रमोट कर दिया गया काशिफ को एज ए पार्टनर। ही टीचर्स ऑडिटिंग इन ए कॉलेज, और ये जो काशिफ है ये मेरे बच्चे ऑडिट टीच करता है, लेवल नहीं हो गया, ऑडिट टीच करता है किसी कॉलेज के अंदर। द कॉलेज इज ऑन्ड बाय ए ट्रस्ट, इस कॉलेज का जो मालिक है वो कोई ट्रस्ट है। द कॉलेज इज ऑन्ड बाय ट्रस्ट एंड हुज ट्रस्टी इंक्लूड 2 डायरेक्टर ऑफ MHL, और इसके ट्रस्ट को मैनेज करते हैं मेरे बच्चे, आपको पता है ट्रस्ट को मैनेज करने वालों को हम ट्रस्टीज कहते हैं। इस ट्रस्ट को मैनेज करने वालों में से दो ट्रस्टीज हैं, कई हो सकते हैं, लेकिन 2 ट्रस्टीज मेरे बच्चे वो MHL के डायरेक्टर्स। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लें हमारी फर्म का एक पार्टनर, अब वो कहीं ना कहीं वो आपको किस तरह घुमाना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी फर्म का एक पार्टनर वो किसी कॉलेज में पढ़ाता है, और कॉलेज है किसका, एक ट्रस्ट का, और उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं वो इस कंपनी के जिसके हम ऑडिटर पॉइंट होने जा रहे हैं उसके 2 डायरेक्टर हैं। शायद वो हमें ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली हमारा जो एक पार्टनर है वो उनके डायरेक्टर्स का, MHL के डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय है। एक्चुअली उसका इशारा ये है, याद करो हमने डिस्कस किया था हमारी कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, और आगे इनके कोई पार्टनर या एम्प्लॉय, वो मेरे बच्चे इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बज़ाहिर ये लग रहा था कि क्योंकि हमारा एक बंदा इनका एम्प्लॉय है डायरेक्टर्स का किसी और कारोबार के अंदर, तो शायद ये एलिजिबल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे जाहिर बात है वहां पे ये जो सिचुएशन है, अगर किसी कंपनी या किसी उसके ट्रस्ट के आप ट्रस्टीज हों, इसका मतलब आप उसके मालिक नहीं होते हैं, आप मालिक नहीं होते। तो मेरे बच्चे याद रखें कि ये जो जस्ट उसके ट्रस्टी यानी कि ये भी मैनेजमेंट में है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुलीग्स का वहां पे जिक्र नहीं किया है कि अगर कोई कुलीग है वो प्योरली वहां पे एम्प्लॉई और पार्टनर की बात हुई ना। तो अब मेरे बच्चे ये बंदा जो काशिफ है उन डायरेक्टर्स का एम्प्लॉई है,
क्योंकि वो जस्ट वहां पे ट्रस्टी हैं, वो उनका कोई कारोबार नहीं है कि जिस कारोबार में वो 100%, अगर वो उनके मालिक होते तो वहां पे मेरे बच्चे वो काम कर रहा होता तो फिर मामला कुछ और होना था। लेकिन यहाँ पे तो वो जस्ट आपस में कुलीग है, ना तो पार्टनर है ना ही उनका एम्प्लॉय है। तो इसलिए मेरे बच्चे इनकी अपॉइंटमेंट क्या है, वो बिल्कुल वैलिड हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे लाजमी तौर पे लेड पेंसिल साथ रखनी है, इन चीज़ों को बनाने की भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि अदरवाइज ये चीज़ें दिक्कत पैदा करेंगी वहाँ पे। और बड़े बड़े सुकून से सोचना है जो भी हो। मैं कह रहा हूँ जो आप सोच रहे होंगे तो यकीन कर लें उसी तरह का बाकी एग्जामिनेशन हाल भी सोच रहा हो, मिलता जुलता ही हो। कहता है कि सिनेमी इज द पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी। और फिर वैसे मार्क्स देख लिया करने, अल्लाह माफ करे अगर कोई ज्यादा परेशानी हो तो घबराना नहीं, आपने कहना कोई मसला नहीं, जितनी हो सके रेलिवेंट बातें मैं बता देता हूँ। कम से कम लॉ की प्रवीण तो बताओ ना कि कौन अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि वो उस डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय या उनके आगे पार्टनर या जो एम्प्लॉय हैं वो अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर आगे जब उसको पता, कानून का इस बच्चे को पता चल गया, आगे जब हम लिंक करने में कहीं कोई गलती कर देंगे, कम से कम एक तो मिल ही जाना था नंबर। कह रहा कि सलीम इज द पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ही आल्सो प्रैक्टिस एज ए सोल प्रोप्राइटर। अभी कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझे इसमें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पास्ट पेपर से ही सही प्रैक्टिस होती है, पता चलता है सारे जो पॉसिबल सिनेरियोज हमने नहीं सोचे थे वो यहाँ पे सोचने में मजबूर कर देता है। और यहाँ पे फिर आप लोगों ने खुदा ना खासा परेशान होना है एकदम। कहते हैं कि सलीम इज ए पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओसीसी। इसमें मेरे बच्चे वो पार्टनर। ही आल्सो प्रैक्टिस एज ए सोल प्रोप्राइटर। वाह भैया, उसने अपना अलहदा भी काम कर रहा है। एंड हैज रिसीव्ड एन ऑफर एज अपॉइंटमेंट ऑफ एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, which is a subsidiary of DEF Bank Limited. He also practices as a sole proprietor and has received an offer for appointment as auditor of, यानी कि ये क्या बंदा कर रहा है, ये एक तो पार्टनर भी है यहाँ पे ओसीसी में, और ये सोल प्रोप्राइटर के तौर पे ऐसा अपनी अलहदा से भी मेरे बच्चे फर्म बना के बैठा हुआ, यानी कि अपना अलहदा से भी फर्म बनाई हुई और साथ किसी फर्म में पार्टनर भी। रिसीव ऑफर कहां से हुई है, फॉर ऑडिट ऑफ एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो बेटा ऑफर रिसीव हुई है, ऑफर रिसीव हुई है एबीसी फाइनेंशियल लिमिटेड से। विच इज a subsidiary of DEF बैंक की मेरे बच्चे वो सब्सिडरी जिसके ऑफर रिसीव हुई। द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय DEF बैंक लिमिटेड टू ए पार्टनर ऑफ ऑरेंज। यानी कि इस DEF ने क्या किया हुआ, एक मेरे बच्चे क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ इस फर्म के एक पार्टनर को, और उसका जो बैलेंस है वो 1 मिलियन से ज्यादा। अब मेरे बच्चों पहले तो असूल दिमाग में रखो, अगर कोई बंदा किसी एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी और होल्डिंग की सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई होता है। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताएं, क्रेडिट कार्ड की मद में क्या 1 मिलियन से ज्यादा हम बैंक को, हमारा एक पार्टनर वो है यानी कि लाइबल 1 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट मेरे बच्चे ड्यू है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फर्म का एक पार्टनर उसने 1 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट पे करनी है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वो पार्टनर डिस्क्वालीफाई है ये DEF के लिए। अगर हमारा एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई है। अगर उस DEF के लिए डिस्क्वालीफाई है तो उसकी सब्सिडरी के लिए। तो ये क्या एबीसी बैंक उसकी ये एबीसी जो थी लिमिटेड, क्या ये उसकी सब्सिडी थी बैंक की? इसका मतलब क्या हुआ, इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती फर्म की। लेकिन अगली बात, हाँ, फर्म की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, फर्म पूरी की पूरी डिस्क्वालीफाई है। लेकिन मेरे बच्चे देखो वहां पे एक बात थी, वो एक पार्टनर, फर्म का एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो तो अल्फाजों पे गौर करनी है, पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो। फर्म डिस्क्वालीफाई होगी अगर कोई एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो। अगर वो पार्टनर यही होता है, फिर तो अगर यही होता अपनी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, इसका मतलब वो खुद कार्ड लेकर फिर रहा है, फिर तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसने कहा कोई पार्टनर। इसका मतलब हम ये अभी अज्यूम कर रहे हैं कि इस बंदे के पास ये कार्ड नहीं था, ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसका ऑडिटर बन सकता है। लेकिन फर्म जो है वो पूरी की पूरी क्या है, वो डिस्क्वालीफाई है। और अगर फर्म डिस्क्वालीफाई थी तो ये भी तो बीच में था, फर्म के जब वही फर्म में है, फर्म एक मान लो ये चार दीवारी है फर्म की, ये फर्म के अंदर है तो डिस्क्वालीफाई है। अगर ये फर्म के बाहर अपना ले रहे थे भी कारण उसके लिए क्वालिफाइड, क्योंकि पार्टनर और उसकी पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होती है, ना कि वो बंदा अगर अलग कारोबार कर रहा हो वो भी डिस्क्वालीफाई हो। ऐसा नहीं, कहीं रूल में लिखा नहीं हो। बैंक भी है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन मेरे बच्चे ये बैंक है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन यहाँ पे लोन की बात नहीं हो रही।
यहाँ पे लोन की, यहाँ पे कार्ड की बात हो रही है, और कार्ड में तो आपको पता है कि हमने इसको कंसिडर करना है अगर 1 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट। ये याद रखोगे ना मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा अजीब सी मामला लेकर बड़ा, और ये बेहतरीन सिनेरियो, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नया सीखने को मिला कि अगर एक फर्म डिस्क्वालीफाई हो और उस फर्म का अगर पार्टनर अलहदा प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो, लेकिन अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन उसी की वजह से ना हो फिर तो जाहिर बात है, फिर तो वो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सप्लेन द इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया बड़ी सादा कि अपना नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस वो किसी सिचुएशन में अप्लाई करना, इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोफेशनल जजमेंट है ये। और ये इसके अंदर ना थोड़ा सा बेहतर करके उन्होंने आंसर बता रखा होगा, जब आप पास पेपर पढ़ेंगे ना तो पास पेपर्स के अंदर क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी एक लाइन के आप यही बताइएगा पेपर के अंदर, इट्स ओके, लेकिन वहां पे वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिटर ने जहां पे कोई जजमेंट लेनी है, तो जजमेंट लेने के लिए मेरे बच्चे आपके पास बचपन में याद है आपने जब वो आई टू बी पढ़ा होगा, पढ़ा था आप लोगों ने, जब आई टू बी पढ़ा होगा तो उस आई टू बी के अंदर वहां पे 3 लेवल थे ऑर्गेनाइजेशन के, ऑपरेशनल, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक। हमने वहां पे ये डिस्कस किया था कि जो ऑपरेशनल लेवल होता है ये स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन या उनको दूसरा लफ्ज होता है इनफॉर्म डिसीजन। इनफॉर्म डिसीजन या स्ट्रक्चर डिसीजन वो होते हैं जिनको फैसला करते वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे हम फैसले कर रहे हो उनको कहते हैं इनफॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि ऐसा डिसीजन जिसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये जो देखो जजमेंट्स जब आप ले रहे होते हैं, मैनेजमेंट ने पहले जजमेंट ले रखी है, आप उसके ऊपर आप भी जजमेंट ले रहे हैं, लेकिन अब देखो एक तो है कि बिल्कुल ही आप खाली हैं, फिर तो मेरे बच्चे आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप कहीं पे जजमेंट्स ले रहे हो कम से कम कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो आपके पास कि आप कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, कोई थोड़ा बहुत। और लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो इन 3 चीजों से है, आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। जब इनकी बेस पे आप थोड़ा बहुत कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ड्यूरिंग ऑडिट, तो हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल कर रहे हो। ये उसमें लिख रखा होगा जो एक थोड़ा सा अच्छा करके, बेहतर करके कह रहा है कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। हम तो इन चीजों को देख रहे हैं इन द लाइट ऑफ द कंपनी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी दो। अच्छा भाई ऊपर आंसर एक और भी आगे इंपॉर्टेंस भी बतानी है। और ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, याद है वो ऑडिट मटेरियलिटी डिसाइड करते वक्त, उसके बाद ऑडिट रिस्क, और फिर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी हुई है कि नहीं। बिल्कुल मेरे बच्चे ईच मैं कह रहा हूँ कि लिखते जाइएगा, चाहे जितने मर्जी लिख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली हर जगह पे ये प्रोफेशनल जजमेंट ही इस्तेमाल हो रही थी, सैम्पलिंग सुम्पलिंग ईच एंड एवरीथिंग। कहता है कि कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी 2017। कहता है कि खान एंड कंपनी चार्टर्ड, ये मेरा ख्याल है कि किसी खान ने पेपर बनाया, खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और ये मोस्टली क्या करते हैं, जो बंदा बना रहा होता है ना वो अपने रिश्तेदारों इधर उधर की ना वो नाम यूज करता है बीच में। चले मैं ऑनलाइन वाले बच्चों 1 मिनट जरा रुकिए। शायद कुछ इस तरह के काम नाम रखे होंगे, लेकिन लोगों को क्या पता किसका नाम है? लेकिन बड़ा कह रहा है कि किधर गया, यही पढ़ रहे थे। हाँ, कहते हैं कि खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ जीबीएल। खान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको मेरे अच्छे ऑफर रिसीव हुई है जीबीएल से। शाहद इज ए पार्टनर इन खान लिमिटेड। कोई ना कोई पार्टनर गंदा निकल ही आता है बीच में से, बंदा मुझे जहाँ ही छापा उसका बेहतर। कहता है कि शाहिद इज ए पार्टनर इन खान लिमिटेड, ही हैज ऑब्टेन ए पर्सनल फाइनेंस ऑफ रुपीज, ये बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता सवाल था मेरे। पर्सनल फाइनेंस 4,50,000 फ्रॉम जीबीएल एंड आल्सो होल्ड क्रेडिट कार्ड, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन हिज क्रेडिट कार्ड इज 1 लाख। अब मेरे बच्चे जरा देखिएगा, क्या ये एलिजिबल है खान एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि वो जीबीएल का ऑडिट कर सकें? बिल्कुल सही होगा।
फाइनेंस की बात हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड बात बताओ। फाइनेंस की, ये जो पर्सनल फाइनेंस है, इंडेप्टेड नहीं है वो? जो शाहिद है वो इंडेप्टेड नहीं, उसने 4,50,000 का उधार लिया हुआ। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको यही हमने बताना है कि देखो, क्रेडिट कार्ड की तो वैसे वो लिमिट में है, जो आपने पहले बात बता दी। दूसरा, ये जो 4,50,000 का लोन ले रखा है, वो इंडेप्टेड तो है, लेकिन ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसलिए मेरे बच्चे, ये क्या है, ये खान एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, ये इसके लिए क्वालिफाइड, एलिजिबल। लेकिन अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दो। वो कहता है कि 7 लाख रुपया ड्यू है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, 4,50,000 का उसने लोन लिया हुआ। इन दोनों को जमा नहीं करना। हाँ, लहदा लहदा उसका कोई लेना देना नहीं था। वो कह के मान लो 2 मिलियन, चले इसी तरह चले, ठीक हो गया, पूरा 1 मिलियन तक अलाउ था ना। तो 1 मिलियन तक अगर कार्ड और उसके अलावा बाकी भी उसने दे दिया हो लोन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे बच्चे लोन चाहे वो 1 मिलियन से भी ज्यादा हो, पर्सनल लोन जो भी ले रखा हो, तो इन चीजों को जमा जमा नहीं करना। बस ये जरा थोड़ा सा, ना तो हमने एक फर्म के सारे पार्टनर्स का जमा करना होता, ना ही किसी का जो पर्सनल लोन है क्रेडिट कार्ड के अलावा, और जो क्रेडिट कार्ड है उसको जमा करना है। इन चीजों को मेरे बच्चे जरा दिमाग में रखिएगा। कह रहे कि आबद इज ए पार्टनर इन एएफएल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एएफएल। पार्टनर कौन है? आबद। AFL has accepted an offer for appointment as auditor of the Saima Limited. वो वो बच्चों को तंग करते हैं। वो एक खातून है, वो मांगने आती है, उसका नाम साइमा है। आप समझ गए होंगे वो खातून क्या होती है, फीमेल। तो वो जो मेरे बच्चे हैं ना, वो जारी बात है कि हम कई ये बच्चे वहीं पे पले बड़े हैं, उसी गली में। तो वो जब आते हैं ना, वो बाहर से बाहर आते हैं, वो भागे आते हैं, आप ही सहमा आ गई, आप ही सहमा आ गई। अब वो जरा थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब जब हम उनको ये कहते हैं कि आपकी आप ही आई है, तो वो थोड़े से इस मामले को वो कहते हैं कि ये तो आप फिर आप गलत कर रहे थे। लेकिन वो बचपन में तो यही कहते थे कि हम आप ही सहमा आई हैं, लेकिन तो मादत के साथ ये मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए। ले बेटा, कह रहे कि एफएल हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ साइमा लिमिटेड। एक्सेप्ट कर लिया मेरे बच्चे उन्होंने। कह रहे कि साइमा द वाइफ ऑफ आबिद, लेवल हो गया उन और से आप बन गए। ये जो साइमा लिमिटेड में साइमा है, और ये वाइफ किसकी है? आबिद की। बिल्कुल। साइमा द वाइफ ऑफ आबिद ऑन 11% शेयर इन एसएल। इसके पास एसएल के 11%। यहां तक की तो बात समझ आ गई। यानी कि अब इनको वही बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा और 90 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। कहते हैं कि शी आल्सो वर्क्स और से एज एसएल जनरल मैनेजर। ओहो, बच नहीं गए हम। ये यहाँ पे काम भी करती है एज ए जनरल मैनेजर, याद है? हमने डिस्कस किया था डायरेक्टर का स्पाउस, सिर्फ डायरेक्टर का स्पाउस वो ऑडिट नहीं कर सकते। वो बात भी याद है कि नहीं? लेकिन मेरे बच्चे, अब ये अगर ये साइमा यहाँ पे एसएल के अंदर डायरेक्टर होती, तो ये मिस्टर ए का क्या था? उसका स्पाउस था। तो ये डिस्क्वालीफाई तो पूरी की पूरी। तो यहाँ पे लेकिन वो क्या है? वो जनरल मैनेजर है, इसका मतलब वो डायरेक्टर नहीं है। तो जनरल मैनेजर का स्पाउस तो कहीं नहीं मना किया था कानून में कि वो मैनेजर कोई भी हो डायरेक्टर के अलावा, तो वो कहीं पे वो एलिजिबल नहीं होगा। कहते हैं कि साइमा डिस्पोज ऑफ द, लेकिन शेयर्स वाला मामला जरूर है। यानी कि जनरल मैनेजर का रौला तो मुक गया तकरीबन, क्योंकि हमें पता चल गया कि डायरेक्टर के स्पाउस को मान लो कि डायरेक्टर का स्पाउस डिस्क्वालीफाई होता है, जनरल मैनेजर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, उस वजह से वो इलिजिबल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट बात बताएंगे, साइमन डिस्पोज ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हर टू आबिद फादर। तो भैया एक और से उसने अपने सौरे को शेयर भेज दिए हैं, ऐसे ही। तो आबिद के वालिद को उसने शेयर भेज दिए हैं विद इन 30 डेज। उसी तरह के, देखो मैं कह रहा हूँ कि कोई मिलता जुलता बंदा, एक ही दिमाग का उन्होंने बैठा रखा था जो ये सवाल बनाया करता। तो देखो इसी तरह का बिल्कुल सेम सेम, बस ये थोड़ा सा ये वाली बात नहीं, थोड़ी सी ऐड की है। कह रहा कि साइमन डिस्पोज ऑफ, वहां पे बेटे को मेरे ख्याल शेयर्स बेचे थे, जो बड़े बेटे थे। 30 डेज के अंदर उसने क्या कर दिया, उसके आबिद के बाप को वो शेयर्स बेच दिए। डेज ऑफ 30 डेज ऑफ एफएल बट कंटिन्यू टू रिमेन एम्प्लॉयड इन एसएल। लेकिन वो खुद वहीं पे एम्प्लॉय रही। हाँ, अब वो बातें सारी बतानी है। देखो, अपॉइंटमेंट के वक्त एक तो इनको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेड एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट कर ली इन्होंने। इसलिए हमने बताना कि भैया एक तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इन्होंने बता दिया हो।
कि इस तरह शेयर होल्डिंग है, और फिर वो उन्होंने 30 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। अगर बाप को कर दिया तो इससे किसी तरह की कोई एलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आएगी, और उसका एज ए जनरल मैनेजर कंपनी के अंदर रहना, ये भी मेरे बच्चे आबद या उसकी फर्म को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। ऐसे ही मेरे बच्चे, मेरा ख्याल है कि आज ये थोड़े से सवाल ही कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह चैप्टर 2 शुरू कर लेंगे। कोई मतलब नहीं, अब तो और भी कम रहेंगे, तो कल इंशाल्लाह चैप्टर 2। मुझे ये था कि चले चैप्टर 2 चाहे, क्योंकि मेरे बच्चे सही तैयारी तो यहीं से हो। अगर कोई बंदा ये सोचे कि वो खाली किताब पढ़ ले, तो मेरे बच्चे, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप खाली ये कर लो पास पेपर, आप किताब की कभी शक्ल भी ना देखो, 90% चांसेस है आपके पास में। और खुद सोचे कोई एरिया छोड़ रहा है वो जो काम की चीजें सारी की सारी कवर कर ली उसने, एक एक पॉइंट के ऊपर सवाल बना रखे, लेकिन फिर भी कहीं उसने पॉइंट ही पूछ लिया, उसने ये सिनेरियो ना बनाया, उसने कहा कि चलो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा, कोई 8 डिस्क्वालिफिकेशन लिखने जिस बेस पे कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होगा, फिर क्या करेंगे, फिर हमें किताब वहां पे ढूंढेंगे। तो खैर दोनों ही पढ़े मेरे बच्चे दिल लगा के। कहता है कि कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी 2017। कहता है कि जहांगीर प्राइवेट लिमिटेड हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹2.5 मिलियन। कहता टिल रिसेंटली इट वाज ए होली ऑन सब्सिडी ऑफ मलिक लिमिटेड। क्या, हाँ ये खुदा के लिए नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है। इसका मतलब ये किसी पब्लिक कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी है जहांगीर लिमिटेड। और अगर कोई पब्लिक कंपनी हो या पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, उसका जो ऑडिटर बनता है कानून के मुताबिक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस है। कहता है रिसेंटली एमएल हैज डिस्पोज ऑफ 60% ऑफ हिज होल्डिंग इन जेपीएल टू जुबैर एंटरप्राइज। लो से आप मुका दिया था। कहता है कि वो जो एमएल थी उसके देखो होली ऑन थी, 100% शेयर एमएल के पास थे, लेकिन 60% उसने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी है जुबैर एंटरप्राइज को, जीई को। अब 60% बेचने के बाद मेरे बच्चे इन दोनों का ताल्लुक आपस में जस्ट एसोसिएट वाला, ये होल्डिंग सब्सिडी वाला ताल्लुक खत्म हो गया। कहते कि और ये जो जुबैर जो भी है ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ऑल द पार्टनर इन जीई आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमएल। अब जारी बात है मेरे बच्चे 60% शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं, तो सारे के सारे जो पार्टनर्स है उस फर्म के जिन्होंने 60% शेयर खरीदे वो साथ ही एमएल के डायरेक्टर भी बन गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वही जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, सारी बात है शेयर होल्डिंग की बेस पे डायरेक्टर बनता है ना बंदा, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे तो उतने ज्यादा डायरेक्टर मंतखब करवा लेंगे। जैसे वो कंपनी बचपन में याद है हम पढ़ा करते थे, कंपनी डायरेक्टर नॉमिनेट करेगी अपनी शेयर होल्डिंग के लिहाज से। अगर एक कंपनी के पास मान लो कितने शेयर आ जाए, वो 8 डायरेक्टर मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो करेगी वो। अब ये बंदे ये फर्म है, अब जाहिर बात है उनके पास इतने शेयर हैं, अगर उस फर्म के ऊपर मान लो कि कोई 10 पार्टनर होंगे, सॉरी डायरेक्टर होंगे उस कंपनी के, 60% शेयर इनके, तो 6 डायरेक्टर तो कम से कम इनके बनते। खैर कहता है कि जेपीएल इंटेंड्स टू अपॉइंट मिस्टर एहसन एज इट्स ऑडिटर, और जेपीएल सोच रहा है कि मिस्टर एहसन को हम क्या कर लेते हैं, एज इट्स ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। और मिस्टर एहसन इज एन एमबीए, ये कोई और है, ये इसका इनसे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मिस्टर एहसन है, उसको हम जेपीएल का ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। और मिस्टर एहसन इज एन एमबीए एंड हिज ब्रदर इज आल्सो पार्टनर इन जीई। अब मेरा ख्याल थोड़ा सा बना ही लें इसको। जेपीएल ये पहले होली ऑन सब्सिडरी थी एमएल की, लेकिन एमएल ने अपने इसमें से 60% शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दिए जीई को, और जीई के ये एक फर्म है, और इसके सारे जो पार्टनर हैं वो जेपीएल के डायरेक्टर बन गए, क्योंकि उन्होंने 60% शेयर खरीद लिए उसके जेपीएल के। अब ये सारे के सारे वहां पे क्या हैं, डायरेक्टर। ऐसे में वैसे अब यहाँ पे एक मिस्टर एहसन आ गया कि भैया एहसन आओ ऑडिट कर दो किसका, जेपीएल। दोबारा sorry. It was recently ML has disposed 60% all the partners Z are on the board of एक सेकंड मादर दोबारा तरह देखिएगा। कहते हैं कि जहांगीर प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल 2.5 मिलियन टिल रिसेंटली इट इज होली ऑन सब्सिडी ऑफ मलिक लिमिटेड, होली ऑन सब्सिडी है। एमएल हैज डिस्पोज ऑफ 60% ऑफ हिज होल्डिंग टू इन जेपीएल टू जुबैर, इनको भेज दिए, जुबैर एंटरप्राइज फर्म। ऑल द पार्टनर इन जीई आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमएल, माजूद के साथ कि यहाँ पे सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। कहता है कि जेपीएल, अब इन दोनों का तो आपस में मेरे बच्चे जस्ट कौन सा ताल्लुक है, एसोसिएट वाला, ये याद रखिएगा। फिलहाल देख लेते हैं आगे क्या होता क्या है। कहता है कि जेपीएल इंटेंड्स टू अपॉइंट मिस्टर एहसन एज इट्स ऑडिटर, और जेपीएल सोच रहे हैं कि हम क्या करते हैं, किसी एहसन को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर लें। और
साथ उसने कह दिया कि मिस्टर एहसन एक एमबीए है और उसका भाई इज आल्सो ए पार्टनर इन जीई, और उसका भाई यहाँ पे पार्टनर है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एमएल में डायरेक्टर है, ऐसे ना मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस एमएल की इस कंपनी में अभी भी 40% शेयर होल्डिंग है, ये दोनों आपस में एसोसिएट तो हैं, उस लिहाज से भी दोनों आपस में एसोसिएट हैं। लेकिन एसोसिएट देखो, एहसन को हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं जेपीएल में, और ये भाई है यहाँ पे किसी डायरेक्टर का, उसके डायरेक्टर के भाई की तो कहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन को लिख नहीं ना रखी, इसलिए ये बंदा यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है उस लिहाज से तो। लेकिन रौला क्या है, वो एमबीए है, और यहाँ पे इस फर्म का जो पेड अप कैपिटल है वो 2.5 मिलियन है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि उसको कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये बात भी बतानी है, अगर तो ये 60% शेयर ना बेच दी तो फिर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना था, क्योंकि वो सब्सिडरी किसकी होनी थी, किसी पब्लिक कंपनी की। लेकिन अब उसने क्योंकि 60% शेयर बेच दिए हैं, अब वो जस्ट एसोसिएट है, अब उसका कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये ऑडिटर पॉइंट हो सकते हैं। और फिर हम उसको बता देंगे ये जो हमारे एमएल के डायरेक्टर का कोई भाई इसकी उस बेस पे एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो एमबीए है उस बेस पे वो एलिजिबल होगा, ना तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और ना ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। जितनी बातें समझ आ रही हो उस वक्त मेरे बच्चे लिखनी है, और एग्जामिनर मैं कह रहा हूँ बातें ढूंढ रहा होता है कहीं पे मुझे रेलिवेंट बात मिल जाए। आपके पूरे चाहे शुरू में जितनी मर्जी बातें रेलिवेंट लिखी हैं, वो फिर भी आगे जा रहा होता है कहीं ना कहीं मुझे रेलिवेंट मिल जाए। बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे बच्चे पूरा पेपर चेक करके अच्छी बातें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मजा उसको मिल जाए। कहते कि नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज रिसीव्ड बाय खानेवाल लिमिटेड 14 डेज। अच्छा, ये पहले सारा ना कंपनी लॉ में हुआ करता था, आपको पता है? ये जो ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन वाला ये सारा हैवी वाला एरिया जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये सारा स्यापा ये कंपनी लॉ में था। तो मेरे बच्चे इसी तरह के औखे सवाल आए, और ये जो आपका वो था नकम्मे वाला सवाल आया था ना, ये पिछले उसमें, ये कंपनी लॉ का सवाल है जो पहले कंपनी लॉ में आया हुआ था, इसी उस एरिया का। तो ये कंपनी लॉ से ये सवाल उस वक्त जारी बात है, जब हम लोगों ने पास किया पेपर, उस वक्त भी इसको कंपनी लॉ में पढ़ा, और जब इसको मैं पढ़ाना शुरू किया तब ये कंपनी लॉ में हुआ करता। लेकिन ऑडिट में भी उन्होंने फिर कहा कि ये एक ही लेवल पे अब दो डुप्लीकेशन आ गई, तो फिर उन्होंने कंपनी लॉ से खत्म कर दी। जैसे आगे जब ये पेपर मर्ज होंगे आपस में, जैसे उम्मीद होपफुली वाइंडिंग अप का चैप्टर है सी लॉ के अंदर, और उधर फाइनल में भी वो सारी वाइंडिंग अप है डिटेल में। अब वो शायद जब पेपर मर्ज करेंगे सिलेबस उनको थोड़ा सा कम करना पड़ना, तो वो वाइंडिंग अप का चैप्टर उड़ा देंगे वहां से। हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट था जो बच्चों को पास करने में मदद करता था, लेकिन वो अब नहीं रहेगा। ले बेटा, कह रहे कि नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स was received by Khanewal Limited 14 days before the AGM. The notice was served by Mr. Iqbal, who is the holder of 5,000 non-voting preference shares. खाली नहीं करेंगे या कुछ और भी बताएंगे? 10% वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स जो उसको बताने हैं, और क्योंकि यहाँ पे ये नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये बंदा मेरे बच्चे ये, हाँ, फिलहाल ये दे ही नहीं सकता नोटिस। 2 नंबर का है, एक तो इसने वो भी आप बड़ी अच्छी बात है एक, हाँ वो तो अच्छी बात है ना, 7 दिन पहले तक देना ना, 14 दिन पहले दे दिया उसमें तो दिक्कत नहीं, वो तो अच्छी बात है। उसने उसने बड़े टाइमली वो कर दिया, उसमें नहीं हमने कहना कि 7 दिन पहले ही देना था, 14 दिन पहले तो बात ये की। तो लेकिन मेन मसला इस चीज का है कि 10% वोटिंग राइट्स वाले शेयर होने चाहिए, जबकि इसके पास प्रेफरेंस हैं, ये कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए ये अप्लाई नहीं कर सकता मिस्टर इकबाल। कह रहे मिस्टर खान इज ए पार्टनर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ही होल्ड, यानी कि 2 अटेम्प्ट्स में लगातार आटम 2013 का और स्प्रिंग 2013 का दोनों पेपर किसी खान ने बनाए, खान एंड कंपनी और मिस्टर खान, उसके नाम के साथ लाजमी मिस्टर खान आता है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली कुछ अटेम्प्ट सेम ही रहते हैं ये जो पेपर सेट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि मिस्टर खान इज अ पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ही आल्सो होल्ड्स 70% शेयर इन खान लिमिटेड। एक तो पार्टनर है खान किसी फर्म में, और एक कोई कंपनी भी है उसमें खान के 70% शेयर। कंस्ट्रक्शन बैंक लिमिटेड हैज ग्रांटेड ए लोन ऑफ ₹10 मिलियन टू खान लिमिटेड। कोई बैंक है, उस बैंक ने 10 मिलियन का लोन दिया है केएल को। मिस्टर खान फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ उस बैंक का। अब दोबारा देख लो मेरे, फर्म है, उसके बाद एक कंपनी है केएल,
और केएल ने 10 मिलियन का लोन लिया है सीबीएल से, एक बैंक से, कंपनी ने, बिल्कुल। और यहां पे एक पार्टनर है खान, उसके पास 70% शेयर्स हैं केएल के। कह रहे कि किधर गया, ग्रांटेड लोन ऑफ रुपीज 10 मिलियन टू केएल, और बैंक ने 10 मिलियन लोन दिया उसको। मिस्टर खान फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ सीबीएल, फॉर इस सीबीएल का ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए उनको अप्लाई किया। ओके, बिल्कुल। पहले नंबर पे तो देखें, ये कंपनी खुद एक अलग इंसान है, ये जो लोन लिया उसे इंसान ने लिया हो। और दूसरे नंबर पे मेरे से जाहिर बात है कि अगर खाली, हाँ, अगर वो ना भी होता इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर भी अगर तो होता ताल्लुक, अदरवाइज हमने दोनों चीजें बतानी। एक तो कंपनी ने लोन लिया, कंपनी खुद एक सेपरेट पर्सन होती है, और दूसरा मेरे बच्चे अगर ये लोन था भी तो वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इस वजह से तो डिस्क्वालीफाई। मेरे बच्चे थोड़ा सा जल्दी करें। Comment on each of the following independent situation with reference to the requirement of the company Act 2017. Mateen has recently joined Humayun company chartered accountant. मतीन ने ज्वाइन किया है एचसी को, फर्म को, एज ए डायरेक्टर के तौर विद ए कमिटमेंट ऑफ बीइंग प्रमोटेड एज ए पार्टनर इन ड्यू कोर्स, यानी कि उसको क्या करेंगे वो वक्त के साथ पार्टनर भी बना देंगे। एचसी इज द ऑडिटर ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड, इसके वो क्या है, ऑडिटर है। मतीन वाज प्रीवियसली एसोसिएटेड विद द एसएल एज ए डायरेक्टर, वो यहां पे पहले क्या था, डायरेक्टर था। ही लेफ्ट द जॉब इन 2011 बट स्टिल होल्ड 100,000 शेयर्स इन एसएल, लेकिन उसके पास आज भी 1 लाख शेयर है, 1 मिलियन सॉरी शेयर्स। हाँ, अब ये चीजें बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या सोचा अभी आप लोगों ने बताया, अभी पार्टनर बनेंगे, अभी जस्ट डायरेक्टर है, अभी तो ये फर्म क्या है, क्वालिफाइड है, उसको ऑडिट कर सकते हैं। और ये जो शेयर्स हैं वो किसी पार्टनर के पास नहीं, किसी डायरेक्टर के पास। लेकिन आगे फिर एक चीज अब जो हमने ऐड करनी है, अच्छा वो पार्टनर बन जाएगा तो फिर, हाँ, ये नहीं कह देना देखो जाहिर तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, लेकिन फिर उनके पास क्या होंगे, 90 दिन होंगे जिसमें वो इन शेयर्स को क्या कर दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, डिस्क्लोज कर दे और डिस्पोज ऑफ कर दे। तो फिर ये बात इस तरह कर रखनी है आपने दिमाग। वो, हाँ, वो शाबाश शाबाश, वो 3 साल वाला मामला उस वक्त जब वो पार्टनर बनेगा, उस दिन हमने देखना है क्या क्या 3 साल का वक्त गुजर चुका है। लेकिन ये भी मामला हम उस वक्त देखेंगे जब वो पार्टनर बने, यानी कि तो शायद 2-3 बातें इकट्ठी होगी। जब बनेगा, पार्टनर बनते वक्त मेरे बच्चे, एक तो 3 साल का वक्त गुजर चुका हो, फिर वो जो शेयर्स हैं उनको वो 90 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगा। शाबाश। कहते हैं कि खावर इज ए पार्टनर इन गालिब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ही राइट्स ओकेजनली एज ए, चलिए मेरे बच्चे ये इंशाल्लाह कल हम पहले चैप्टर 2 शुरू करेंगे, फिर शायद इसको पास पेपर करेंगे।